ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन पर एक लेख लिखें। अभी तक जो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे उसमें पूछा जा रहा था कि इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताइए, इसके अर्थ के बारे में बताइए या फिर इसके विकास के कारणों के बारे में बताइए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कहा गया लेख लिखें। अब लेख लिखे का मतलब है कि इसके बारे में डिटेल में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। किसके बारे में? क्वेश्चन आपका कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन। भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जो सेवन सिस्टर है और जो आपका एक सिक्किम राज्य है, ठीक है, 8 राज्य, उसका प्रादेशिक नियोजन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उसका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं, ये सब कुछ आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ताकि यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप आराम से इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकें। ठीक है, छोड़ के आप लोग ना आए, इसके लिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुरंत के तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अभी चाहे तो अभी शेयर कर सकते हैं या फिर जब आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तब भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। हम लोग देखेंगे कि भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसका प्रादेशिक नियोजन क्यों आवश्यक है। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका को हम लोग जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता, सांस्कृतिक विविधता तथा सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सामरिक महत्व के लिए क्यों प्रसिद्ध है ये चीज हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि वहां पर तो 7 ही है, तो जो 7 राज्य है उसको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको 8 राज्यों में वहां पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप गिनती शुरू कर दीजिए। असम 1 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 2, मेघालय 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, नागालैंड 6, त्रिपुरा 7 और सिक्किम 8। तो ये जो सिक्किम लास्ट में जोड़ा गया ये पूर्वोत्तर राज्य में ही आता है। अगर आप सेवन सिस्टर्स का बात करेंगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 8 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में देख रहे हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहा। यहाँ पर क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन है, समृद्ध है, उसके बावजूद भी ये जो क्षेत्र है वो लंबे समय तक विकास की जो मुख्य धारा है उससे अपेक्षाकृत दूर रहा। मतलब जितना इसके साथ चलना चाहिए था उतना विकास इन राज्यों का नहीं हो सका है। इसलिए इसके संतुलित विकास के लिए विशेष प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। और इन सब चीजों को देखते हुए इन 8 राज्यों का विशेष प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में। पूर्वोत्तर क्षेत्र का परिचय। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग घेरता है। ठीक है, यह क्षेत्र चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से घिरा हुआ है। जो आप 8 राज्य देखते हैं ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चाइना जैसे देश से क्या घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। और ये जो भौगोलिक स्थिति क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है विदेशों से, और इसीलिए ये सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्षेत्र पर्वतीय भू आकृति, घने वन, प्रचुर वर्षा, विशाल जल संसाधनों तथा विविध जनजातीय संस्कृतियों से समृद्ध है। इसके बावजूद परिवहन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां मौजूद रही हैं। यहाँ पर क्या है, तो वन है, खनिज संसाधन है, ठीक है, जल की उपलब्धता है, विविध प्रकार की जनजातियां यहाँ पर है, संस्कृतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर परिवहन उतना अच्छा नहीं हो सका क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। उद्योग यहाँ पर उतना डेवलप नहीं हो सका, शिक्षा, स्वास्थ्य से जो क्षेत्र है यहाँ पर उतने मजबूत नहीं हो सके। ठीक है, इनकी चुनौतियां वहाँ पर रही हैं। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रादेशिक नियोजन की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता पड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रादेशिक नियोजन का, उस चीज को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो जो पहला आवश्यकता पड़ा वो था क्षेत्रीय पिछड़ापन को दूर करने के लिए। जो हमारा मुख्य भारत है, ठीक है, मुख्य भारत हमारा जो है, जैसे कि जो उत्तर भारत जितना डेवलप है या फिर जो बड़े बड़े शहर है जितना डेवलप है, जो पूर्वोत्तर का राज्य है उसका शहर इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो क्षेत्रीय पिछड़ापन को दूर करने के लिए ही जो प्रादेशिक नियोजन है पूर्वोत्तर क्षेत्र में उसका आवश्यकता पड़ा है। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़े रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के जो कई सारे क्षेत्र हैं वो विकास की दृष्टि से पिछड़े रहे हैं। यहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा आर्थिक अवसरों का अभाव देखने को मिलता है। इसलिए योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता पड़ी। दूसरी जो आवश्यकता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रादेशिक नियोजन का वो है भौगोलिक कठिनाइयों के समाधान के लिए। आपको पता है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समतल जमीन नहीं है। तो पर्वतीय भूभाग, घने वन और कठिन परिवहन व्यवसाय के कारण विकास कार्यों में अनेक बाधाएं आती हैं।
प्रादेशिक नियोजन इन समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। और जो प्रादेशिक नियोजन है वो इन समस्याओं के समाधान में क्या करता है, सहायता करता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका आवश्यकता देखेंगे वो है प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए। जो प्राकृतिक संसाधन है उसके उचित उपयोग के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि इन क्षेत्र में जल, वन, खनिज तथा जैव विविधता जैसे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इनके वैज्ञानिक उपयोग के लिए नियोजन आवश्यक है, और इनके वैज्ञानिक उपयोग के लिए क्या है, तो प्लानिंग जरूरी होता है। हम आपको बताते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, उसको देखने के लिए, उसका विकास करने के लिए एक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय रखा गया है, ताकि जो पूर्व वाले क्षेत्र हैं उसको, वो जो मंत्रालय उसको देखने का काम, उसको डेवलप करने का काम करे, ठीक है। चौथा जो हम लोग इसकी आवश्यकता को देखते हैं वो है राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए। राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने, क्योंकि वो जो सेवन सिस्टर्स है या फिर जो सिक्किम को जोड़ ले, वो पूर्वोत्तर जो राज्य है वो क्या है, एक कटा हुआ जैसा लगता है। जैसे कि वहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नीचे आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाता है, और इतने पतले से रास्ते से हम लोग इस पूरे सेवन सिस्टर तक पहुंचते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के मुख्य भाग से संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस क्षेत्र का अच्छे से हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्षेत्र क्या होगा, चला जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य। ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है इसका प्रादेशिक नियोजन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था, उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। पहले जिसका उद्देश्य रहा है वो है परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विकास करना। यहाँ पर जो प्लानिंग किया गया है वो इसलिए किया गया ताकि वहाँ पर परिवहन सुविधाएं व्यवस्था हो सके, संचार सुविधाएं विकास हो सके, ठीक है, ये सारे काम। दूरस्थ क्षेत्रों को सड़क, रेल और हवाई मार्गों से जोड़ना प्रादेशिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। आज आप आईपीएल का मैच देखते होंगे, अभी तो आईपीएल खत्म हो गया, लेकिन आप जब देख रहे थे तो असम में आप देखते हैं कि वहां पर खेल होता है, ठीक है। असम में भी वहां पर खेल देखने को आपको मिल जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है कृषि एवं बागवानी का विकास। वहां पर कृषि और बागवानी का विकास किया गया। यह क्षेत्र चाय, बांस, मसाले, फल तथा बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। इन गतिविधियों को बढ़ावा देना नियोजन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और ये जो गतिविधियां वहां पर होती है उनको बढ़ावा देना ही नियोजन का लक्ष्य है। तो ये सारे उद्देश्य हैं पूर्वोत्तर राज्य के प्रादेशिक नियोजन का। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। आपको पता है ना कि प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, हम आपको शुरू से बताए थे। प्रादेशिक नियोजन का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का आर्थिक, ठीक है, वहाँ का भौगोलिक, वहाँ का सांस्कृतिक, वहाँ का सामाजिक विशेषताओं को देखते हुए, वहाँ के सभी विशेषताओं को नजर रखते हुए वहाँ पर विकास के लिए योजनाएं बनाना, उसी को बोला जाता है प्रादेशिक विकास। जैसे कि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, इतने किसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, तो यहाँ पर किस तरह से इसको विकास किया जा सकता है। जो पूर्वोत्तर राज्य उसका विकास किस तरह से किया जाता है, इसी को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो अगला उद्देश्य वो है स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना करके रोजगार और आय की वृद्धि करना। जो भी स्थानीय संसाधन है उस पर आधारित उद्योगों की स्थापना किया जाए। जैसे कि चाय वगैरह का आप अभी पढ़े, तो वहाँ पर जिस तरह का व्यवस्था है उस तरह से वहाँ पर रोजगार की उद्योगों का स्थापना करें ताकि रोजगार और आय बढ़ सके। चौथा यहाँ पर हम लोग इसकी उद्देश्य को देखेंगे वो है पर्यटन का विकास। प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर पर्यटन को विकसित करना। जिस तरह का वहाँ पर सुविधा है, जिस तरह की जरूरत है, जिस तरह का कह सकते हैं कि आवश्यकता है, उस तरह से वहाँ पर उद्योगों का डेवलप करना। पांचों जहाँ पे हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है जनजातीय समुदायों का विकास करना। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराकर जनजातीय समाज के जीवन स्तर में सुधार करना। ये सब क्या है, इसके उद्देश्य हैं जो आपका पूर्वोत्तर राज्य का प्रादेशिक नियोजन है। आगे दोस्तों हम लोग कुछ कार्यक्रम इसके लिए किए गए उस चीज को देख लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रादेशिक नियोजन के प्रमुख कार्यक्रम, इसके लिए क्या कार्यक्रम किए गए उस चीज को यहाँ पर समझते हैं। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल गठन किया गया, स्थापना किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना 1971 में की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना तथा क्षेत्रीय विकास को गति देना। मतलब एक काउंसिल बैठाया गया, ठीक है, एक परिषद बैठाया गया 1971 में, ताकि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र उसका विकास किया जा सके। तो इस तरह से कुछ प्रमुख काम किए गए हैं। दूसरा जो कार्य किया गया है वो है सड़क एवं परिवहन विकास। सड़क और परिवहन के विकास के लिए काम किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया गया है, जिससे क्षेत्र का संपर्क देश के अन्य भागों से मजबूत हुआ है। इससे क्या होगा, अगर रेलवे लाइन बनाया जाए, सड़क बनाया जाए, हवाई अड्डे बनाए जाए, तो इससे देश के अन्य क्षेत्रों से वहाँ का क्या है, संपर्क बनाया जा सकता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम को देखेंगे वो है
जल विद्युत परियोजनाएं। इस क्षेत्र की नदियों में विशाल जल विद्युत क्षमता है। विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वहां पर क्या है, डेवलप हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अगला जो कार्यक्रम वहां पर किया गया वो है पर्यटन विकास योजनाएं। कई तरह की पर्यटन विकास योजनाएं वहां पर लागू की गई। राज्यों के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है ताकि रोजगार और आय के अवसर बढ़ सके। अगर पर्यटन क्षेत्र वहां पर बनेंगे तो लोग वहां पर घूमने के लिए जाएंगे, और जब घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पर स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, और जब आय बढ़ेगा तो और विकास होगा, पूर्वोत्तर राज्य और विकसित हो सकेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। हमने आवश्यकता को देख लिया, उद्देश्य को देख लिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कार्यक्रम किए गए उस चीज को हमने समझ लिया। आगे हम लोग यहाँ पर इसकी प्रमुख समस्याओं को देखते हैं, चुनौतियों को समझते हैं। तो पहले जो यहाँ पर चुनौती या फिर समस्या वो है दुर्गम भौगोलिक स्थिति। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर भौगोलिक स्थिति उतना बेहतर नहीं है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है। पर्वतीय और वन आच्छादित क्षेत्र होने के कारण विकास कार्यों की लागत अधिक होती है। वन आच्छादित है मतलब वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसी कारण विकास काम में ज्यादा पैसा लगता है, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लगता है। दूसरा जो यहाँ पर समस्या फिर चुनौती देखने को मिलता है वो है परिवहन सुविधाओं की कमी। परिवहन सुविधा उतना बेहतर अभी तक वहाँ पर हुआ ही नहीं। कई क्षेत्रों में आज परिवहन और संचार सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। तीसरा जो यहाँ पर समस्या देखने को मिलता है वो औद्योगिक पिछड़ापन। बड़े उद्योगों की संख्या कम होने के कारण रोजगार के अवसर सीमित है। बड़े बड़े वहाँ पर उद्योग भी नहीं है, क्योंकि जब परिवहन नहीं है तो उद्योग कहाँ से रहेगा। चौथा है प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी समस्याएं विकास कार्यों को प्रभावित करती है, क्योंकि वो एक पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर भूकंप, जो भूस्खलन है, ठीक है, नदियां हैं तो बाढ़, ये सारी क्या है तो सब प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसके कारण वहाँ पर विकास कार्य में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है, बहुत ज़्यादा देरी होता है। पांचवा जहाँ पर हम समस्या देखेंगे वो है सामाजिक एवं राजनीतिक चुनौतियाँ। सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ भी क्या एक समस्या बना हुआ है। कुछ क्षेत्रों में अलगाववाद और सामाजिक अस्थिरता भी विकास की गति को प्रभावित करती है। जो अलगाववाद है मतलब वो लोग नहीं चाहते कि विकास हो, या फिर उसकी संस्कृति खराब हो, या फिर किसी भी तरह से जो अलगाववादी हैं वो नहीं चाहते हैं कि उसका विकास हो, तो वो गति को प्रभावित करने का काम करते हैं। कुछ संभावनाओं को देख लेते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं। पहला संभावना है जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता। नदियां हैं तो जल विद्युत उत्पादन की अपार क्षमता वहां पर है। चाय, बांस और बागवानी आधारित उद्योगों का विकास किया जा सकता है वहां पर। ये सब क्या सब संभावनाएं हैं। अगर इनके ऊपर काम किया जाएगा तो जो पूर्वोत्तर क्षेत्र वो अधिक डेवलप हो सकता है। जैव विविधता और वन संसाधनों का सतत उपयोग किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि वन आच्छादित क्षेत्र है, पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो वहां पर अनेक प्रकार के पर्यटन स्थान भी बनाए जा सकते हैं। पांचवा है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने की क्षमता, क्योंकि वो बॉर्डर से लगता है, जितने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र है हमारे वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करते हैं। तो जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है उसके साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने का क्षमता इनके पास है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसके विकास की संभावनाएं हैं। दोस्तों आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विविधता तथा सामरिक महत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह क्षेत्र भौगोलिक कठिनाइयों, परिवहन की कमी तथा औद्योगिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं का सामना करता है, फिर भी इसमें विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आपको हम संभावनाएं दिखा चुके हैं। प्रभावी प्रादेशिक नियोजन, आधारभूत संरचना के विकास, पर्यटन संवर्धन, कृषि एवं उद्योग के विस्तार तथा जनजातीय समुदाय के उत्थान के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत को देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इतने सारे देश हैं, जैसे कि प्रभावित प्रादेशिक नियोजन किया जा सकता है, आधारभूत संरचना को डेवलप किया जा सकता है, पर्यटन संवर्धन किया जा सकता है, मतलब पर्यटन वाले क्षेत्र डेवलप किए जा सकते हैं, कृषि और उद्योग को डेवलप किया जा सकता है, जनजातीय समुदाय का उत्थान किया जा सकता है। इसके माध्यम से जो पूर्वोत्तर भारत है वो देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष को लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा के भी पूछेगा, तब भी आप सेम आंसर लिख लीजिएगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा मेरे तरफ से आपको काम है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करके उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।